नमस्कार बच्चों। आज हम एक ऐसा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसको पढ़ने के बाद मज़ा तो आएगा ही आएगा, इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन अगर उस चैप्टर की आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो आज की दुनिया में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, सब चीज़ के बारे में आप बिल्कुल क्लियरिटी से समझ जाओगे। क्योंकि आज के चैप्टर का नाम क्या है? द यूएस हेजीमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चैप्टर के नाम से क्या समझ में आता है? यूएस हेजीमनी। यूएस किसकी बात हो रही है? यानी कि अमेरिका की बात हो रही है। ये क्या बोल दिया जी, अमेरिका यूएस। अरे वही तो आज इस चैप्टर में सब कुछ क्लियर कर देंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक का ऐसा बताएंगे कि बच्चा दिमाग से भी निकाल ही नहीं पाएगा उसको। जैसे कि हम सबको पता है कि एजुकेशन न्यू पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की, उसके तहत कंसेप्ट बिल्डिंग होनी चाहिए बच्चों को। ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर रटे और वही क्वेश्चन आ गया और उनका आंसर लिख के आ गया। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और वो कंसेप्ट क्लियर हम कराएंगे। जैसा कि आपने हमारे चैनल का नाम देख लिया है, एम 95+, यानी कि हमारा लक्ष्य होगा 95+ दिलाने का। और उसी के तहत आज हम जो अपना पॉलिटिकल साइंस का 3rd चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। शुरुआत के 2 चैप्टर हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिए। जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो उन चैप्टर को देख ले, क्योंकि उन्हीं चैप्टर से हमें थोड़ा सा समझ में आएगा कि कोल्ड वॉर हुई थी, उसमें यूएसए और यूएसएसआर थे। वो दूसरा चैप्टर था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कि उसमें से यूएसएसआर का विघटन हो गया था। तो वहाँ से कौन निकल के आया? सिर्फ यूएसए पूरी दुनिया की पावर निकल के आई। और यूएसए जब पावर निकल के आया तो अब पूरी दुनिया में राज किसका चलेगा? यूएसए का चलेगा। तो वही आज हम इस चैप्टर पर देखने वाले हैं। और इसको हम जो है इस चैप्टर को इतना अच्छे से दिमाग में बिठा देंगे, चाहकर भी नहीं बोल पाओगे। और मज़े मज़े में, हंसी मजाक में चैप्टर खत्म हो जाएगा, हंसी कहानियों में। और कुछ ऐसी रोचक बातें, रोचक फैक्ट आपको दुनिया के बारे में, अमेरिका के बारे में जब पता चलेगा ना, तो सुनकर भी अच्छा लगेगा। ठीक है, इंटरेस्ट बना रहेगा चैप्टर में, इस बात का हम पूरा आपको एश्योरेंस दिलाते हैं। तो चलिए भाई वीडियो शुरू करते हैं। देखो भाई लोग, चैप्टर कहाँ से शुरू हो रहा है? चैप्टर का नाम क्या है? यूएसए। यूएस ने ए नहीं है, उसमें खाली यूएस दे रखा है, यूनाइटेड स्टेट। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे जो है इस चीज़ की गलती करते हैं, या मुझे लगता है कि ऐसा भाई को होना को भी जाता, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। देखो, मैंने एक कॉन्टिनेंट बनाए थे अपने, जब पहली वीडियो जब मैंने बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था ये नॉर्थ अमेरिका है, दुनिया के कुछ कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है भैया, यहाँ पे साउथ अमेरिका है जिसको लैटिन अमेरिका भी बोला जाता है। यहाँ पे एशिया है, एशिया और यूरोप है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अपना अफ्रीका है। ठीक है, ये कुछ अपना वर्ल्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं है लेकिन मान जाओ यार, कोई बात नहीं। ठीक है, बना देते हैं जल्दी जल्दी में, ऐसा भी चल जाता है समझाने के लिए। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि अब इसमें ये पूछा गया है कि अमेरिका की बात होती है, भाई ये भी अमेरिका है, ये भी अमेरिका है। तो जिस अमेरिका की हम बात करते हैं बार बार, यूएसए, या फिर जो हमारा ट्रम्प चचा वाला या जो बाइडन ताऊ वाला जो हमारा अमेरिका है, क्या वो यही अमेरिका है? दोनों अमेरिका मिला के ये अमेरिका? जी नहीं, ये कॉन्टिनेंट है। जैसे कि एशिया एक कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर इंडिया आता है, चाइना आता है, पाकिस्तान आता है। ऐसे ही ये कॉन्टिनेंट है, ये महाद्वीप है। तो इसमें जो यूएसए की बात होती है, वो यूएसए कुछ यहाँ पर है। वो यूएसए एक देश है, वो इस कॉन्टिनेंट के अंदर का देश है। यूएसए हमेशा जिस अमेरिका की बात होती है वो इस अमेरिका की बात होती है। तो ये बताना जरूरी था चैप्टर शुरू करने से पहले, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि बात किस चीज़ की हो रही है तो हम आगे कैसे कर पाएंगे? कंसेप्ट तो ऐसे ही क्लियर होगा। तो ये यूएसए की बातें हो रही है यहाँ से। ठीक है, अब इसमें चैप्टर में क्या शुरू होता है? सबसे पहले इसमें आता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का क्या मतलब होता है? मैंने जैसे अब पिछले चैप्टरों में हमने पढ़ा कि कोल्ड वॉर चला हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद कोल्ड वॉर चल गया था 1945 में, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ। उसके बाद से क्या चल गया था? कोल्ड वॉर चल गया था यूएसएसआर और यूएसए के बीच। ठीक है, और लेकिन 1991 में जब यूएसएसआर का जो टूट गया था, यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था, रशिया जो आज का है, उसका जो दूसरी साइड थी वो टूट गई। सिर्फ और सिर्फ यूएसए जीत के बाहर आया। उसमें यूएसए जीत के बाहर आया तो हमें क्या पता चला कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अब यूएस का राज चलेगा, यानी कि इस देश का राज चलेगा। अब ये जो यूएसए है, अब इसको एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश की जाएगी। ये अपना डोमिनेट करेगा पूरी दुनिया में। कैसे करेगा भाई? देखो, इसमें केस कहाँ से शुरू होता है, इसमें कहानी कहाँ से शुरू होती है? इसमें सारा का सारा अमेरिका के उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे, अमेरिका में राष्ट्रपति पावरफुल होता है जैसे इंडिया में प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो अमेरिका में राष्ट्रपति उस टाइम पे कौन थे? जॉर्ज बुश थे। जॉर्ज बुश राष्ट्रपति थे 1990 की बातें हो रही है। ठीक है भाई, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल दिमाग में बैठना चाहिए। 1990 में क्या हुआ था? एक देश है इराक, आपको पता होगा इराक कहाँ पे है? इराक कौन सा देश है भाई? एक ये इस्लामिक कंट्री है इराक, ये एक इस्लामिक कंट्री है इराक। इराक कहाँ पे है? इराक लगभग वेस्ट एशिया में यहाँ पे पड़ जाता है, जो अपना ईरान के बाद सऊदी अरेबिया से ऊपर और ये सीरिया के पास यहाँ पे अपना इराक कंट्री पड़ती है। इराक ने क्या किया? इराक ने 1990 अगस्त का समय है,
ठीक है भैया, बात को गंभीरता से लेना, बड़े खतरनाक सीन होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब सब उठ जाओ, कॉपी पेन दूर रखो। और मजे की बात यह है कि अब इसमें इंडिया की एंट्री हम कराएंगे जब जोरदार तरीके से कराएंगे, लेकिन आज का जो पार्ट होगा उसमें हम थोड़ा सा पूरा का पूरा एक ऐसा कार्यक्रम बना देते हैं जो समझ में आ जाए। बात कहाँ से हो रही है? यूएस इसकी हो रही है, इराक की बातें हो रही है। इराक क्या करता है, कुवैत पे जो उसका थोड़ा पड़ोस में पड़ता है, कुवैत पे हमला कर देता है। 1990 अगस्त की बात है, 1990 अगस्त की बात है। और जैसे ही उसने हमला किया, कुवैत पे हमला किया, दुनिया ने इराक को समझाने की कोशिश की कि भाई ऐसे हमला मत करो, ये होती है गंदी बात, ठीक है। अपने घर वालों की बात मानो, मम्मी पापा की बात मानो, लड़ना लुड़ना गंदी बातें होती है, पिट आ जाओगे, ठीक है। तो इराक को पूरी दुनिया ने चेतावनी दी। उस टाइम पे दुनिया का, आपको जैसे पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन का गठन हुआ था। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन दुनियाओं का, सारी दुनियाओं का एक संयुक्त संघ आ जाता है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े इशुओं की बात की जाती है। तो यूनाइटेड नेशन ने, जिसमें पूरी दुनिया के अलग अलग देश बैठे हुए हैं, उसने इराक को बोला कि भाई नहीं, गंदी बात ऐसी नहीं करते, लड़ाई मत करो, ठीक है, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। तो इराक को चेतावनी दी गई, भाई ऐसे मत करो, अपना फौज उल्टी बुला लो कुवैत से। लेकिन इराक ने अपनी फौज को वापस नहीं बुलाया। जिसके बाद यूएन ने क्या किया, यूएन ने एक ऐसी सेना बनाने का आदेश दिया जिसमें सभी देश कंट्रीब्यूट करेंगे अपना कुछ फौजी, अपने मिसाइल, अपना पैसा कंट्रीब्यूट करके जो कुवैत की मदद करने के लिए इराक के ऊपर चढ़ाई कर दो। मतलब इराक के ऊपर हमला करना है। अब इराक के ऊपर हमला करने के लिए जब वो होता है तो उसी को नाम दिया जाता है इसके जॉर्ज बुश के द्वारा, जो यूएसए के राष्ट्रपति थे 1990 में, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जाता है। लेकिन समझने की बात यह है कि जब ये इराक पर हमला होगा, इसको गल्फ वॉर, फर्स्ट गल्फ वॉर का भी नाम दिया था। गल्फ कंट्रीज होती है ना, ये खाड़ी देश होते हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है, एशिया में, सेंट्रल एशिया में खाड़ी देश होते हैं कुछ। तो खाड़ी देशों पे हमला के, जिसको इसका नाम दिया गया फर्स्ट गल्फ वॉर, ठीक है। अब इसमें क्या था, जो ये कोयलेशन को एक आर्मी बनाई गई थी जिसमें बहुत सारे लोगों को देशों से बुला के आर्मी बनाई गई थी, उसमें लगभग 70% तो जो थे ना अमेरिका के ही सैनिक थे, अमेरिका के ही हथियार थे। इससे क्या समझ में आता है? इसी से तो समझ में आता है कि पूरी दुनिया कहीं पे कुछ काम करने जा रही है, उसमें 70% यूएसए का भागीदारी है। मतलब कि यूएसए का डोमिनेंस पूरी दुनिया पे चलना शुरू हो गया है। हालांकि ये 1990 से पहले 1945 में ही जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, डोमिनेंस के ऊपर ही तो लड़ाई हुई थी। यूएसएसआर अपना डोमिनेंस दिखाना चाहता था, यूएसए अपना डोमिनेंस कुछ लेवल का, मतलब कि 1945 से ही डोमिनेंस शुरू हो गया था। लेकिन जब 1990 में जब ये हुआ, जब इराक के ऊपर हमला किया गया, तो इसको नाम दिया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। मतलब कि डेजर्ट क्या होता है, वही, अब ये खाड़ी के देश है, ये थोड़े से रेगिस्तानी टाइप एरिया है, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया जिसमें अमेरिका की सेना ने बहुत ही बड़े लेवल पे हम मतलब कि अपना योगदान दिया। तो इससे पूरी दुनिया को क्या समझ में आएगा, इस युद्ध को भी जीत गए। अब थी पूरी दुनिया एक तरफ, इराक एक तरफ, तो इराक को हारना था। उस टाइम पे इराक में जो था सद्दाम हुसैन का जो राज चलता था, जिसने इसको नाम दिया गया, इसको मदर ऑफ ऑल बैटल करके नाम दिया था, सद्दाम हुसैन, नाम भी सुना होगा। तो भाई इराक हार चुका है, अमेरिका अपना पूरी दुनिया में दिखा चुका है कि जो ये लड़ाई हुई है ना, ये मैंने जिताई है। इसमें हथियार देखो कितने खतरनाक लेवल के हथियार है। दुनिया, वही बात है, दुनिया दूर से बंदूक चला रही है, वो अपने अमेरिका से बैठ के बटन दबा के बड़े बड़े हमले वो कर रहा है, धमाके कर रहा है। तो पूरी दुनिया समझ चुकी है कि कितना पीछे है टेक्नोलॉजी में, बॉम्बिंग में, जो भी किसी हथियार में, हर तरह से अमेरिका बहुत आगे है दुनिया से। अमेरिका की टक्कर नहीं है, ये दुनिया समझ चुकी है 1990 के इस फर्स्ट गल्फ वॉर में। तो दुनिया को ये पता चलने के बाद 1990 में जब ये युद्ध हो गया था, तो उसके बाद क्या होता है। अब दोस्तों, जब ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म खत्म होता है तो अमेरिका के ऊपर क्या एलिगेशन लगाया जाता है कि अमेरिका ने इतना खर्चा नहीं किया इस युद्ध पे जितना उसने अपनी जेब में पैसे कमा लिए। मतलब कि जो दुनिया के 34 कंट्रीज इसमें लड़ने के लिए आए थे, ठीक है, 34 देशों ने मिलकर एक सेना बनाई थी जिसमें लगभग 6.5 लाख, ठीक है, 6.5 लाख क्या थे इसमें सैनिक आए थे। अब इसमें इन सब ने अपना पैसे का भी कंट्रीब्यूशन किया था, ठीक है, जैसे कि जर्मनी ने किया, जापान ने किया, बड़ी बड़ी कंट्रीज ने पैसे दिए इसमें। लेकिन इतना खर्चा नहीं लगा जितना यूएस ने अपने मतलब कि खर्चा दिखाया। जैसे वही बात है, पूरे देशों ने मिलकर अगर 100 करोड़ रुपए दिए तो उसमें सिर्फ 50-60 करोड़ लगे, बाकी 40 करोड़ अमेरिका अपनी जेब में। एग्जाम्पल है, ठीक है, हजारों करोड़ों की बात होती होगी। तो ठीक है, ये अब इस यूएस के ऊपर एलिगेशन लगा। अब देखो यूएस की मैं इसमें एक ऐसी चीज़ भी दिखा रखी है इस चैप्टर में जिससे समझ में आता है कि यूएस हमेशा क्या करता है। देखो मैंने जो जापान वाले चैप्टर में भी बताया था, मैंने जब हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम फेंके गए थे अमेरिका के द्वारा, लिटिल मैन और फैट बॉय, उसमें भी मैंने कितने अच्छे से बताया था कि अमेरिका ने उस जब युद्ध खत्म हो चुका था तो जापान के ऊपर बम क्यों फेंका। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो चुका था। ये इसलिए होता है
अमेरिका हमेशा युद्ध के अंत में कुछ ऐसा दिखाता है कि दुनिया के अंदर एक भय बिठाने की कोशिश कर देता है। यही इसमें भी किया गया था। इराक में क्या था, इसमें एक रोड दिखाया हुआ है, हाईवे है, ठीक है। उस हाईवे पे क्या हुआ है कि जैसे इराक की सेना हार मान चुकी है, इराक की सेना वापस जा रही है, ठीक है। एक हाईवे है, वहाँ पे जाम लगा हुआ है, वहाँ पे कुछ लोग आसपास के सिविलियन लोग भी है। अमेरिका उसके ऊपर भी बॉम्बिंग कर देता है, मतलब कि कुछ लोग जो हार मान चुके हैं, उसके साथ कुछ आम आदमी जिसको युद्ध से लेना देना नहीं है, उनके ऊपर बॉम्बिंग करके चला जाते हैं उनके जहाज। तो इससे दुनिया ने इसको वार क्राइम का नाम दिया गया दुनिया को। देखो यूएस ने कितनी गड़बड़ की ना, ये हमेशा यही करता है यूएस, ठीक है। अब हम कहाँ पे आते हैं, यूएस के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें इस चैप्टर में और आएगी। मतलब कि अच्छी का मतलब है कि दुनिया को परेशान करना, हर चीज़ का क्या होता है दुनिया में, क्या चलता है, पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो, फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो और उसी से लाखों करोड़ों कमाओ। ये दुनिया में चलता है। और ये जो थ्योरी है ये किसकी दी हुई है, आप समझ जाओ, नाम बार बार मत दिलाओ मेरे उस कंट्री का, ठीक है। अब कहाँ की बात आती है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का हो गया। अब आते हैं क्लिंटन ईयर्स। क्लिंटन कौन है भैया, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे बुश का राज था इससे पहले, जब ये 1990 में जब ये कोएलिशन जो आर्मी आई थी, इराक का जो ये था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था, इसमें कौन था, जॉर्ज बुश इस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। अमेरिका में क्या होता है ना, अमेरिका में इंडिया की तरह नहीं है, कोई कितने भी साल तक लड़े जाओ, बार बार इलेक्शन लड़े जाओ, हारे जाओ, दोबारा जीत के फिर आ जाओ, मतलब कुछ भी ऐसे चलता है इंडिया में, 20 साल 25 साल कोई कैसे भी रह लेता है। लेकिन वहाँ पे क्या है, अमेरिका में मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 8 ईयर्स तक प्रेसिडेंट रह सकते हो। जैसे कि आपने ओबामा के टाइम पे देखा होगा, ओबामा सिर्फ 2 टर्म किया, 3rd टर्म थी उसमें ओबामा इलेक्शन लड़े ही नहीं थे, ठीक है, जिसमें ट्रंप जीता था, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कि वहाँ पे 8 ईयर मैक्सिमम होता है, 4 + 4 के अपने 2 टर्म होते हैं, ठीक है। ये अपना अमेरिका के बारे में हो गया। अब क्लिंटन ईयर्स में क्या हुआ, अब हालांकि 1990 में ये जो था ये युद्ध अमेरिका ने जिता दिया था, लेकिन इलेक्शन फिर भी हार गया। जो जॉर्ज बुश था 1992 में जब इलेक्शन हुए, जॉर्ज बुश उसमें नहीं जीत पाया, जॉर्ज बुश इलेक्शन हार गया। बुश के हारने के बाद क्लिंटन वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। क्लिंटन के राष्ट्रपति बनने के बाद अब क्या होता है ना, जैसे ट्रंप था, ट्रंप अपना क्रांतिकारी चच्चा थे, बिल्कुल एक अंत लेवल के क्रांतिकारी आदमी, अमेरिका फर्स्ट की पूरी दुनिया को पॉलिसी दे दी। हालांकि अमेरिका दुनिया में अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए हर चीज़ में हस्तक्षेप करता है, इंटरनल मैटर में भी, लेकिन ट्रंप चच्चा ने आते क्या बोला, अमेरिका फर्स्ट। तो ऐसे ही कुछ थे ये क्लिंटन भाई साहब। क्लिंटन ने क्या किया, इन्होंने थोड़ा सॉफ्ट पावर को अपने आप को दिखाया, अपने आप को ये नहीं दिखाया कि हम दुनिया के खामखा झमेलों में फंसेंगे, हम थोड़े से शांत हैं, हम पीस पे, डेवलपमेंट पे, डेमोक्रेसी पे, इन चीज़ों पे बात करेंगे, हम वॉर पे, क्राइम पे, इन चीज़ों पे, टेररिज्म पे बातें नहीं करेंगे। हालांकि अपना सॉफ्ट पावर दिखाते हुए भी, सॉफ्ट अपने आप को दिखाते हुए भी, इन्होंने बीच बीच में 1-2 ऐसी चीज़ें इनके साथ भी हुई कि इनको दुनिया को दिखाना पड़ा कि भाई हम लड़ सकते हैं, हमको कमज़ोर मत समझो कि हम लड़ नहीं रहे। ऐसा कब हुआ भाई, एक बार तो यूगोस्लोवाकिया है, ठीक है, एक देश है, ठीक है, और उसके बारे में कुछ खास नहीं है, उसके ऊपर भी इसने हमला करके दिखाया था कि भाई हम पावरफुल है। लेकिन असली जो है, असली है 1998 में। 1998 में क्या हुआ था कि अमेरिका की जो एम्बेसीज होती है, दुनिया की अलग अलग देशों में सबकी एम्बेसी होती है, इंडिया में भी है, ठीक है, दिल्ली में है सारी, यहाँ पे दिल्ली में सारे देशों की दिख जाएगी, आप इंडिया गेट के पास जाओगे तो वहाँ पे हर देश की दूसरे देशों में एम्बेसी होती है। ऐसी अमेरिका की एम्बेसी पूरी दुनिया में है। अमेरिका की एम्बेसी जो अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसमें जो ये है केन्या और ये तंजानिया, ऐसे कुछ देशों में क्या था, इनकी एम्बेसी के ऊपर बॉम्बिंग कर दी गई। कुछ आतंकवादियों ने, अलकायदा के आतंकवादियों ने इनके ऊपर बॉम्ब फेंक दिया इनकी एम्बेसी के ऊपर। भाई अब अमेरिका को तो ये दिखाना पड़ेगा ना कि हमारे ऊपर हमला करके कोई कैसे बच सकता है। तो अमेरिका ने इसी का बदला लेने के लिए एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। मतलब कि दुनिया के किसी भी कोने में ये आतंकी छुपे होंगे, हम इनको नहीं छोड़ने वाले। अमेरिका ने क्या किया, धड़ाधड़ पूरी दुनिया में ऑपरेशन चलाए, जो भी जहाँ पे भी जिसके ऊपर शक हो मारो, उठा के ले जाओ। दुनिया को पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से आतंकवादी को कब उठाया। गवर्नमेंट को भी, मतलब कि किसी देश में अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट कोई ऑपरेशन करती है तो बताना पड़ता है कि हम आपके देश में ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं। लेकिन आपके देश में कोई बोल दिया कि तुम्हारे देश में आतंकी है, इंडिया पाकिस्तान एक्सेप्शन केस है, ठीक, उसको नहीं सोचना। दुनिया के जो सभ्य देश होते हैं उनका यही काम होता है कि किसी देश को बताया जाएगा कि भाई हम तुम्हारे यहाँ पे कोई आतंकी है, हमें परेशान कर रहे थे, हम तुम्हारे देश में आके उस आतंकी को मारने आ रहे हैं, या तुम उसको हमारे हवाले कर दो, ऐसा कुछ होता है। लेकिन अमेरिका ने किसी की परवाह नहीं की। दुनिया में जिस देश में अपने उनको लग रहा है कि यहाँ पर वो आतंकी छुपा होगा, उस देश में जाती है बिना गवर्नमेंट को बताए, वहाँ पे लोगों को उठाती है, अपने टेररिस्ट को उठाती है, गायब हो जाते हैं लोग बाग, और अपना किसी भी तरह से उनसे बात जो भी करना है डील कर देती है। मतलब कि दुनिया का डर बिल्कुल भी नहीं है, यूएन के सैंक्शन का बिल्कुल भी डर नहीं है। अब यूएन का काम यही तो है कि कोई दुनिया में कुछ गलत करेगा तो उसको यूएन धमकाएगा। लेकिन अमेरिका यूएन की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता।
यूएन की बिना बताए पूरी दुनिया में ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच चला रखा है कि हमारी एम्बेसी पे हमला कर कैसे दिया, अब नहीं छोड़ेंगे किसी को भी। अफगानिस्तान, ठीक है, इंडिया का अपना पड़ोसी है, पाकिस्तान का पड़ोसी है, अफगानिस्तान में धड़ाधड़ ऑपरेशन चला रखा है। सूडान, साउथ सूडान भाई देखो ये अपना अफ्रीका है, इसमें एक सूडान देश है, ये आतंकियों का गढ़ है, ठीक है। यहाँ पर भी अमेरिका ने क्या रखा, धड़ाधड़ ऑपरेशन चला रखा है। तो इन्फिनाइट रीच ऑपरेशन चला दिया दुनिया में दिखाने के लिए कि हम कितने पावरफुल है, किसी को नहीं छोड़ा। अलकायदा के और जितने भी टेररिस्ट ग्रुप थे सबको उड़ाने की कसम खा के अमेरिका ने क्लिंटन के टाइम पे दिखा दिया था कि हम कितने पावरफुल है, हमारे ऊपर हमला करके नहीं बच सकते। हमसे ठीक है तू मैं किसी की हो सकती है, लेकिन हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम दुनिया को दिखा देंगे कि क्या है। ये सिचुएशन कब तक चलती है, ये सिचुएशन चलती है सन 2000 तक, मतलब कि 21वीं सदी की शुरुआत तक, 21st सेंचुरी के शुरुआत तक ये सिचुएशन चलती है कि अमेरिका अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है। लेकिन 21st सेंचुरी के बाद अब थोड़ा सा खेल बदलेगा। खेल कैसे बदलेगा, अब इंडिया चाइना की एंट्री यहाँ पर होती है 21st सेंचुरी में। जैसे दुनिया कहती भी है कि एशिया की शताब्दी है ये, 21st सेंचुरी जो है एशिया की शताब्दी है। अब अमेरिका और ये जो वेस्ट की कंट्रीज है इन पे ध्यान नहीं होगा, अब एशिया के देशों पे ध्यान होगा। तो अब ये अगला जो आता है 9/11, इसके बारे में भाई साहब आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। 9/11 क्या था? 9/11 एक आतंकी हमला था जो अमेरिका के ऊपर किया गया, पूरी दुनिया को हिला दिया गया, जिससे पूरी दुनिया, मतलब कि अमेरिका ने यहाँ पे अपने जो है इनको जो यहाँ बॉम्बिंग हुई थी एम्बेसी के ऊपर, इसके ऊपर तो छोड़ा नहीं। अब क्या था, इसमें लादेन का नाम आता है कि लादेन ने 9/11 करवाया था। ये 9/11 कैसे होता है, वहाँ पे जो है अमेरिका में जो है जो महीने को पहले लिखा जाता है, डेट को बाद में लिखा जाता है। हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें 11 सितंबर की, तो हम कैसे लिखते हैं, 11/9 लिखते हैं हम, लेकिन वहाँ पे ऐसे नहीं लिखा जाएगा, वहाँ पे उल्टा लिखा जाता है 9/11, ठीक है। तो ये 9/11 का मतलब है 9/11 का मतलब है 11 सितंबर। 11 सितंबर को ये हमला हुआ, कहाँ पे हुआ, अमेरिका में। किसने कराया, लादेन ने कराया। इसमें क्या क्या हुआ था, अब देखो भाई 9/11 में क्या करता है। 9/11 में क्या होता है, लगभग 19 जो है आतंकी अरब देशों से उठ के आते हैं, अमेरिका में जाके कुछ कमर्शियल एरोप्लेन को हाईजैक करेंगे। मतलब कि ये एक आज तक भी सोचने की बात है कि अमेरिका जैसे देश में एकदम मतलब कि एक से एक के बाद एक 4 एरोप्लेन हाईजैक होते हैं और वो अमेरिका में घूमते हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा देते हैं। अलग अलग जगह पेंटागन में जाके उनके जो है डिफेंस हेडक्वार्टर जो था, उनको डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर था, उसको जाके उड़ा देते हैं और चौथा जो है रास्ते में ध्वस्त हो जाता है। सोचने वाली बात है कि दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका जैसे देश में कोई पहले एक के बाद एक लगातार एक ही दिन में 4 एरोप्लेन हाईजैक हो जाए। मतलब कि दुनिया में ये चलता है, अमेरिका में खासकर, कि कहीं पे अगर एक भी प्लेन हाईजैक की खबर आती है तो पूरा जो एयरलाइन का सिस्टम होता है वो कर देते हैं, उसको रोक दिया जाता है, ठीक है, उसको स्टैंड बाय मोड पे लगा दिया जाता है। लेकिन एक के बाद एक 4 हाईजैक हो रहे हैं, इसके पीछे कुछ साजिश गहरी हो सकती है, मिली जुली साजिश हो सकती है। ये बातें हम डिबेट नहीं करेंगे, चैप्टर में जो गिवन है वो पढ़ते हैं ना, क्यों इधर उधर की बातें में जाए। हालांकि दुनिया के, क्योंकि उसको कोई वो प्रूफ नहीं कर सकता ना, इसलिए उसके बारे में बात करना व्यर्थ है, जो है वो है। अब 9/11 सन 2001 की बात है। 2001 भाई मार्क का ख़त्म हो चुका है, इस बात की बधाई हो। अब दोबारा से पढ़ते हैं सन 2001 में क्या होता है। 9/11 जो है ये अपना 11 सितंबर की बात है। कुछ 19 आतंकी अमेरिका के कमर्शियल एयरलाइंस को हाईजैक करते हैं और एक के बाद एक साउथ और नॉर्थ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे दे मारते हैं, ठीक है। मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमले होते हैं, लगभग 3000 आदमी मारे भी जाते हैं। जो उनका डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है पेंटागन में, उसके ऊपर भी हमले किया जाता है। इसके बाद अमेरिका क्या करेगा, वही जो यहाँ पे किया था, ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच जो चलाया था, उसके बाद एक और ऑपरेशन चला देंगे, एंड्यूरिंग फ्रीडम करके चला देंगे। अब की बार ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम में क्या करेंगे, वही जो हुआ था, दुनिया के अलग अलग देशों से जाके आतंकियों को उठाएंगे, पूरी दुनिया में इस चीज़ का डर बिठाएंगे कि हमारे खिलाफ किसी ने गलत करने की सोचा भी तो हम छोड़ेंगे नहीं। वही उनको बिना गवर्नमेंट को बताए लोगों को उठाना, उनको जेलों में डालना, उनको मारना, उनके ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन करना, यूएन का डर नहीं होना बिल्कुल भी, ये सारी की सारी चीज़ 9/11 में जब ये हमला होता है उसके बाद अमेरिका दोबारा करेगा। लेकिन इस बार राष्ट्रपति चेंज हो चुका है, क्योंकि मैंने बताया था कि अमेरिका में 8 साल मैक्सिमम रह सकते हैं। 8 साल मैक्सिमम यानी कि 1992 में कौन आए थे, ठीक है, 1992 में जब ये हार गया था, बुश हार गया था, तो उसके बाद क्लिंटन आ गया था, अपने क्लिंटन ईयर्स चल गए थे। क्लिंटन ईयर्स कब थे, 1992 से लेके 2000 तक, ठीक है, ये क्लिंटन के साल चल रहे थे। क्लिंटन के साल के बाद अब
8 साल पूरे हो चुके हैं। तो अब आते हैं जो जॉर्ज बुश थे, उन्हीं के लड़का आता है, उन्हीं का बेटा आता है, अमेरिका में भी चलता भाई साहब ये, ठीक है। उनका बेटा दोबारा से जॉर्ज बुश आता है और वो अब वहाँ पे राष्ट्रपति बन चुका है अमेरिका में। और अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के बाद ये हमला हो गया उसके कुछ बनने के बाद 2001 में ही। तो फिर से ये जो था ये फिर से क्रांतिकारी आदमी आ गया है, बाप की तरह बुश वही है, क्रांतिकारी आदमी, क्लिंटन की तरह शांत नहीं है, दोबारा से दिखाना चाहता है कि हम सॉफ्ट पावर नहीं है, हम हर जगह हर चीज़ को, इसको पूरी दुनिया को ऐसा दिखाया कि ग्लोबल फाइट चल रही है टेरर के अगेंस्ट। मतलब कि अपने ऊपर हमला हो गया तो ग्लोबल को, मतलब पूरी दुनिया को घसीट दिया गया। इंडिया के ऊपर होता है जब तो दुनिया को नहीं घसीटा जाता, हमले होते हैं जब टेररिस्ट, अपने ऊपर टेररिस्ट हमला होती है दुनिया को लेके आगे, दुनिया अब लड़ेगी टेरर के खिलाफ। तो ऐसा ही कुछ जो 9/11 के बाद 2001 के बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया को करने की कोशिश की, दिखाने की कि हम कितने पावरफुल है और हम आगे बीच में। तो अब सारी दुनिया को कूदो और टेरर को ख़त्म करो। अलग अलग देश में, अफगानिस्तान में जाके इतना ज़्यादा इन्होंने तबाही मचाई। हालांकि अब तो ये अफगानिस्तान से निकल दिए, मतलब कि अफगानिस्तान से आज तक कोई नहीं जीत पाया। अफगानिस्तान में एक टाइम पे इंग्लैंड भी घुस के गया था, वहाँ पे भी इंग्लैंड को भी कभी नहीं जीत पाया। फिर रशिया ने भी घुसने की कोशिश की, रशिया भी नहीं जीत पाया। और अब अमेरिका भी अपना ऐसा जो होता है ना, अपना समूह बना के वहाँ से वापस हो लिया है, अब उसको भी वहाँ पे कुछ नहीं मिला है। तो लेकिन इंडिया के लिए तो खतरा हो रहा है, कोई बात नहीं, उसको हम अलग चैप्टर में कभी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इतना टॉपिक हमने आज कर लिया है। तो भाई अब अगर भाई टॉपिक बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गया है, सब कुछ समझ में आ गया है, तो वीडियो को दबा के शेयर कर दो, दबा के लाइक कर दो और कमेंट में तो बता दो कि कैसा लगा। हालांकि पढ़ा के पसीने आ चुके हैं, तो इसका रिवार्ड रिपोर्ट सिर्फ यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर दोस्त के पास ये वीडियो पहुंचा दो अगर समझ में आया तो। हालांकि राइटिंग समझ में नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यही तो अपनी खासियत है, राइटिंग से क्या लेना देना। कॉपी किताब बंद करके मेरी वीडियो देखना है सिर्फ, और दिमाग में कंसेप्ट क्लियर करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।